नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। खुर वाले पशुओं को मुंह पका खुरपका से बचाने के उपाय। कद्दू वर्गीय फसलों में मंडरा रहा है निमेटोड का खतरा। किसान भाइयों, विगत 1-2 दिनों के दौरान देश और प्रदेश की कृषि जगत में किसानों के लिए क्या नया रहा, आइए जानते हैं। देश भर में खरीफ 2020 सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों का नामांकन हो रहा है। भारत सरकार ने उन सभी किसानों के लिए नामांकन निःशुल्क कर दिया है जिन्हें केवल प्रीमियम राशि का भुगतान करने की आवश्यकता है। किसान खरीफ 2020 सीजन के लिए खाद्य फसलों जैसे अनाज और तिलहन का महज 2% की बीमित राशि पर और वाणिज्यिक और बागवानी फसलों का न्यूनतम 5% की बीमित राशि पर किसान बीमा करा सकते हैं। बाकी की प्रीमियम राशि पर केंद्र सरकार और राज्यों द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। किसान भाइयों, खरीफ 2020 मौसम में फसल बीमा कराने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2020 है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसल की बुआई से लेकर कटाई के बाद तक की पूरे फसल चक्र से जुड़ी गतिविधियों के दौरान फसल के नुकसान के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इस योजना के तहत सूखा, बाढ़, भूस्खलन, बेमौसम बारिश, प्राकृतिक आग और खड़ी फसल के लिए चक्रवात के साथ साथ ओलावृष्टि से बचाव के लिए व्यापक जोखिम कवर की व्यवस्था है। जो भी किसान नामांकन करना चाहता है उसे अपने नजदीकी बैंक, प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी, कॉमन सर्विस सेंटर और कृषि विभाग के कार्यालय, बीमा कंपनी के प्रतिनिधि या सीधे राष्ट्रीय फसल योजना NCIP के पोर्टल www.pmfby.gov.in और फसल बीमा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन संपर्क कर सकते हैं। अपना नामांकन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए किसानों को आधार संख्या, बैंक पासबुक, भूमि रिकॉर्ड, किराएदारी समझौते और स्वघोषणा प्रमाण पत्र ले जाना होगा। इस सीजन में योजना के तहत नामांकित सभी किसानों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर नियमित SMS के द्वारा उनके आवेदन की स्थिति के बारे में सूचित किया जाएगा। गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सूअरों में एक रोग लगता है खुरपका मुंह पका, जो जानलेवा तो नहीं होता है लेकिन इससे पशु बहुत कमजोर हो जाते हैं। गाय भैंस के दूध उत्पादन में कमी आ जाती है। बरसात और बदलते मौसम के दौरान पशुओं में फैलने वाले खुरपका मुंह पका रोग की रोकथाम समय पर करना जरूरी है। साथ ही स्वस्थ पशुओं को इससे कैसे बचाएं, बता रहे हैं डॉक्टर रविंद्र मोहन मिश्रा। तो FMD रोग एक विषाणु जनित बीमारी है, एक वायरल बीमारी है और बहुत ही संक्रामक रोग है। यह बीमारी हर एक वैसे पशु को हो सकता है जिसका खुर 2 भाग में बटा हुआ है, जिसको हम लोग क्लोवन फुटेड एनिमल्स कहते हैं, जिसमें गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, सूकर, ये सारे जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, लाइव स्टॉक्स हैं, उसमें FMD रोग से वह ग्रसित हो सकते हैं और आपको भारी क्षति पहुंचा सकते हैं। यह बीमारी जानलेवा नहीं होती है, बड़े जानवरों को आहत नहीं करती है, लेकिन छोटे मवेशी, छोटे पशु इससे ग्रसित हो सकते हैं। इस रोग का प्रसार बीमार पशु के सीधे संपर्क में आने से पानी, घास, दाना, बर्तन, दूध निकलने वाले व्यक्ति के हाथों से, हवा से तथा लोगों के आवागमन से फैलता है। खुरपका मुंह पका रोग से ग्रसित पशु में कई लक्षण दिखाई देते हैं।
कभी गर्मी कभी ठंड, अचानक से कभी मौसम में बदलाव, तो ऐसे में वायरल इन्फेक्शन यानी विषाणु जनित रोग से आपके पशु ग्रसित हो सकते हैं। मुंह में फफोले पड़ जाना, उसके जीभ में, उसके होठ पे, नाक में और उसके मुंह के अंदरूनी हिस्सों में आप देखेंगे, गाल के अंदरूनी हिस्सों में छाले पड़ जाते हैं और जिसकी वजह से जानवर खाना खाना बंद कर देता है। शुरुआत में बहुत तेज़ बुखार होती है उसमें, एवं आप देखेंगे कि उसके मुंह से लार गिरता है और जानवर मुंह नहीं चलाता है, पागुर नहीं करता है, और जब मुंह खोलता है या मुंह चलाता है तो उसमें चप चप की आवाज़ आती है। और उसी प्रकार से खुर में भी दोनों खुर के बीच में एवं खुर के ऊपर भी आपके छाले पड़ जाते हैं, घाव हो जाते हैं, जिसके वजह से आपका जानवर लंगड़ाता है। और उसके अलावे उसके थन में भी ये लीजन्स आ सकते हैं। इस तरह के लक्षण आपको चमड़े में भी दिख सकते हैं और जानवर का जो उत्पादन है वो एकदम घट जाता है। तो हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि यह बीमारी का उपचार विशेष नहीं है, उसके लक्षणों को देखते हुए आप उपचारित करेंगे। बुखार है तो बुखार की दवा देंगे, छालों को सफाई करेंगे। लक्षणों के आधार पर पशु का उपचार किया जाता है। रोगी पशु में सेकेंडरी संक्रमण को रोकने के लिए उसे पशु चिकित्सक की सलाह पर एंटीबायोटिक के टीके लगाए जाते हैं। मुंह और खुरों के घावों को फिटकरी या पोटाश के पानी से धोते हैं। मुंह में बोरोग्लिसरीन तथा खुरों में किसी एंटीसेप्टिक लोशन या क्रीम का प्रयोग किया जा सकता है। अब इस बीमारी को बचाव ही सबसे बड़ा आपका हथियार है और आप अपने जानवरों को नियमित रूप से FMD का टीकाकरण, खुरहा चपका बीमारी का टीकाकरण अवश्य करवाएंगे, जिसमें सर्वप्रथम जो पहला टीका होगा आपका बच्चे अवस्था में 4 महीने, 3 से 4 महीने के उम्र में आप FMD का पहला टीका आप लगाएंगे। उसमें बाज़ार में अच्छी वैक्सीन्स उपलब्ध हैं, आप उसको कराएंगे। उसको फिर दोहराएंगे एक बार बूस्टर डोज, और बूस्टर डोज 3 से 4 महीने के बीच में हम लोग उसको फिर से दोहराएंगे। और साल में 2 टीके फुट एंड माउथ डिजीज़ के आप अवश्य करवाएंगे। किसान भाइयों, यह बीमारी एक बार जब अफेक्ट कर लेता है, आपके जानवरों में, आपके झुंड में आ जाता है, उसके बाद आप टीकाकरण नहीं करवा सकते हैं। इसीलिए एक नियम के रूप में आप सुनिश्चित करेंगे कि ये टीकाकरण आपके जानवरों में जब स्वस्थ अवस्था में वो हों तब टीकाकरण हो जाए। इसकी अधिक जानकारी अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े तो आप विभागीय पशुपालन विभाग के जो पदाधिकारी हैं एवं आपके ज़िला में जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ के विशेषज्ञों से संपर्क करके भी इसके जो विस्तृत जानकारी आप ले सकते हैं। इस बीमारी को बचाने का जो एक उपाय होगा, आप अपने मवेशियों को के जो घर हैं, जो जगह पे आप बांधते हैं, वो साफ़ सुथरा रखें, समय समय पर छिड़काव करें, समय समय पर उसके अच्छे तरह से डिसइंफेक्शन करें। और इसके लिए आप पोटाशियम परमैंगनेट का घोल 0.1% का घोल आप व्यवहार कर सकते हैं। आप फॉर्मेलिन का व्यवहार कर सकते हैं ताकि उसके बाड़े की सफाई हो सके। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। कोई चीज दिखाई दे तो उसका मुकाबला करना आसान होता है, मगर छिपे हुए गुप्त शत्रुओं से पार पाना कठिन होता है। ऐसे ही होते हैं नजर न आने वाले जालिम निमेटोड। इन खतरनाक कीड़ों से अपनी फसल को बचाना किसी चुनौती से कम नहीं है। इन दिनों कद्दूवर्गीय फसलों में सूत्रकृमि के प्रकोप से उत्पादन चौपट होने का खतरा मंडरा रहा है। सूत्रकृमि के बढ़ते प्रकोप ने सब्जी उत्पादक किसानों के सामने बड़ी समस्या खड़ी की है, तो इसका नियंत्रण कैसे करें, इसीलिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सूत्रकृमि मुख्यतः कद्दू वर्गीय सब्जियों, चुकंदर, गाजर, टमाटर,
बैगन, मिर्च, भिंडी, शकरकंद आदि सब्जी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। यह सूत्रकृमि प्राथमिक और द्वितीयक जड़ों को प्रभावित करके फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो किसान भाइयों, कभी कभी देखने को आता है कि हमारी जो फसल है उसका ग्रोथ पूरा नहीं हो रहा है, वो फसल भी सूख करके मर रहे हैं, पत्तियां पीली पड़ जा रही है और उसका कारण पता नहीं चलता है कि क्या है कारण। तो किसान भाइयों, ये जो सूत्रकृमि है या निमेटोड है, इसका प्रकोप जो है मिट्टी से ही जो लतर वाली सब्जियां हैं इनके जड़ों पे इनका अटैक होता है। ये जो सूत्रकृमि है ये बहुत ही पतले होते हैं, बहुत ही फाइन, एक सुई की तरह, पतले सुई की तरह होते हैं और ये जड़ों में घुस करके वहाँ पे गोल फॉर्मेशन करते हैं, वो वहाँ पे गांठ बना देते हैं। ये गांठ छोटे बड़े अलग अलग तरह के होते हैं। संक्रमित जड़ें विभिन्न आकार की गांठें बनाती है, जिसकी एक निश्चित संख्या से अधिक उपस्थिति पौधों में पानी और अन्य पोषक तत्वों को प्राप्त करने में अवरोध उत्पन्न करती है, जिससे ग्रस्त पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती है। सब्जियों में सूत्रकृमि ग्रसित पौधा मुरझा जाता है तथा पौधा बौना रह जाता है। पौधों को उखाड़कर देखने पर यह दिखता है कि जड़ें सीधी ना होकर आपस में गुच्छा बना लेती है। जड़ों पर गांठें बनकर फूल जाती है और पौधों में फूल व फल देरी से लगते हैं और वो झड़ने लगते हैं। फलों का आकार छोटा हो जाता है और उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। जनरली अगर देखा जाए तो ये जो गांठ होते हैं ये आप देखेंगे कि जो भी हमारे दलहन फसल है, इन दलहन फसलों में ये गांठ पाई जाती हैं। लेकिन ये जो लतर वाली सब्जियां हैं, अगर आप इस तरह की सब्जियों के जड़ों में इस तरह की गांठ देखेंगे तो ये 100% है कि आपके जो फसल है लतर वाली सब्जियां हैं, इसमें आपका सूत्रकृमि या निमेटोड का अटैक हुआ है। तो चूंकि ये मिट्टी से आती है तो हमें मिट्टी का भी प्रबंधन करना बहुत जरूरी है कि जो लतर वाली सब्जियां हैं उनके जड़ों पर नहीं आए, इसका आपको ध्यान देना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नीम या करंज की खल्ली है, तो उसको आप 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अगर अपने खेत में डालते हैं 1 महीना पहले, जो फसल है लतर वाली सब्जियां उनको लगाने के पहले, तो आपका वो जो सूत्रकृमि या निमेटोड है, इनसे आपका जो फसल है उसका बचाव हो सकता है। दूसरी जो बात है उसमें जो होता है कि जो आप बीज लेते हैं उसको भी आपको देखना चाहिए कि उसको आप जो है कार्बोफ्यूरॉन जो है, जो दवा है, उससे करके उपचार करके ही अपने खेतों में लगाएं। तो इससे करके उपचारित करके जब आप लगाएंगे तो वो जो निमेटोड है उसका प्रकोप आपके जो सब्जियां हैं, लतर वाली सब्जियां हैं, उसमें नहीं होगी। अगर रोकथाम की बात करें तो 2 या 2 से अधिक विधियों का समावेश करके ही सूत्रकृमियों की रोकथाम की जा सकती है, जिसमें ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करना चाहिए। इससे मिट्टी पड़े कृमि के अंडे तेज धूप के कारण नष्ट हो जाते हैं। फसल लगने के 20 से 25 दिन पहले कार्बनिक खाद को मृदा में मिलाना चाहिए। जिन क्षेत्रों में सूत्रकृमि का प्रयोग अधिक हो वहां पर उचित फसल चक्र को अपनाएं। अंतर्वर्तीय फसल के रूप में शतावर और गेंदे की 2 से 3 कतार मुख्य फसल के बीच में लगाएं। इन फसलों की जड़ों से निकलने वाला पदार्थ कृमि की रोकथाम में प्रभावी पाया गया है। रोग प्रतिरोधी प्रजातियों का चयन करें और अंत में यदि इन सब से रोकथाम नहीं हो तब रसायनों का प्रयोग करें। उसके अलावा जो है कि मिट्टी पे आप फ्यूमिगेशन जो हम लोग करते हैं, धुआं करना मिट्टी पे, फ्यूमिगेशन जो है डाइक्लोरोप्रोपेन या डाइक्लोरोप्रोपीन करके जो है, उसके थ्रू भी आप फ्यूमिगेशन तकनीक को अपना करके अपने खेतों की मिट्टी को निमेटोड या सूत्रकृमि से मुक्त बना सकते हैं। और उसके अलावा जो है कि आप जो है ग्रीन मैन्यूरिंग खेत में ज़रूर करें। जहाँ भी आप इन लतर वाली सब्जियों को लगाते हैं वहाँ पे हरी खाद का प्रयोग करें। हरी खाद में आप गेंदा की पत्तियाँ हुई जो टेगेटिस बोलते हैं, साथ ही जैंथम करके जो स्पीसीज है उसकी पत्तियों को अगर आप मिट्टी में मिलाते हैं तो ज़रूर जो है कि आपकी जो मिट्टी में ये जो सूत्रकृमि है इसका प्रकोप नहीं होगा। तो कुछ प्रबंधन ऐसे हैं जिसको कि हमें पहले करना चाहिए, कुछ प्रबंधन ऐसे हैं जिसको कि हम लोगों को होने के बाद पर, लेकिन अगर एक बार हो जाता है तो उसमें फिर कुछ सुधार नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसमें ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पहले इसमें प्रिकॉशन करें और ये जो भी बात मैंने आपको बताई है उसका आप ध्यान रखें। तो ज़रूर आप इन लतर वाली सब्जियों की जो उपज है भरपूर उपज ले सकते हैं। आपकी फसल भी अच्छी होगी और आपकी खेत की मिट्टी भी अच्छी बनी रहेगी। आगे और भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी। इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के कृषि मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जबलपुर, रीवा, सतना, बालाघाट और इनसे लगे आसपास के जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है। इन क्षेत्रों में आगामी 4 से 5 दिनों तक मध्यम से घने बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सोयाबीन की फसल 15 से 20 दिन की हो गई हो और बुआई के तुरंत बाद उपयोगी अनुशंसित खरपतवार नाशकों का आपने प्रयोग नहीं किया है, उस दशा में इस समय इमेजाथापर खरपतवार नाशी का प्रयोग करें। फसल में नीला बिरिंग, जिसे ब्लू बीटल के नाम से जानते हैं, का प्रकोप होने पर फिनाल्फास 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। सिंचाई की उपलब्धता होने पर धान की रोपाई करें। रोपाई से पहले पौध को किसी फफूंदनाशी से उपचारित अवश्य करें। धान की खड़ी फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए रोपाई के 20 से 25 दिन बाद नॉमिनी गोल्ड खरपतवार नाशी की 100 मिलीलीटर मात्रा 250 से 300 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। धान की फसल में गंगई कीट लगने पर 5 से 10% अधिक देहली स्तर पर किसान भाई कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4G की 18 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर अथवा थायोमेथाक्साम 25 WG 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। जीवाणु जनित झुलसा रोग धान की रोपाई के 20 से 25 दिन बाद अगर पत्ती के किनारे वाली ऊपरी भाग हल्का पनीला सा हो जाए तो इस दशा में पोटास 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का उपयोग लाभकारी होता है। हल्की वर्षा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कतार के 5 से 6 गन्नों को एक साथ 1.5 से 2 फीट की ऊंचाई पर सूखी पत्तियों पर बंधाई करें। इससे अधिक वर्षा और तेज हवाओं के कारण गन्ना नहीं गिरता है। आगामी दिनों में वर्षा को ध्यान में रखते हुए गन्ने की फसल में जल भराव वाले खेतों में जल निकास की व्यवस्था करें। आम के बागों से वर्षा के पानी को निकालने की उचित व्यवस्था करें। जिन बागों में फल आया था उसमें तुड़ाई के बाद प्रति पेड़ की दर से 1 किलोग्राम यूरिया का अवश्य प्रयोग करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गुरैया, जिला सागर के मोहम्मद अकील ने। आपने पपीते की उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। पपीता वाकई इस कुदरत की अनोखी देन है। पपीता कई औषधियों गुणों से भरपूर होता है, साथ ही सेहत के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। पपीते की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बहुत कम समय में फल दे देता है। इसकी उन्नतशील प्रजातियां जैसे कि पूसा डेलिसस, पूसा मैजिस्ट्री, पूसा जायंट, पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा या म्यूटेंट डुफार्व, CO1, CO2, CO3, CO4, कुर्ग हनी, रेड लेडी 786, वाशिंगटन, कोयम्बटूर, कुंगहर्नी ड्यू, पूसा डेलिसियस इत्यादि उन्नतशील प्रजातियां हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों की प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। टमाटर की खेती से मालामाल हुआ किसान। बोनसाई से पाए रोजगार और आमदनी। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।